जय जोहार, जय हिंद। आज हम सीजीपीएससी के 75 डे चैलेंज में 9th डे हम आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और जैसे कि आपको पता है, इतिहास को जो ब्रिटिश है स्टार्ट किए थे, एक प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक इतिहास में बांटे थे ना। तो हमने प्राचीन इतिहास, ये दुनिया को भी ऐसे ही बांटे हैं, ठीक है ना, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हमने भी ले लिया है। जैसे कि अभी तो प्रोसेस बचा हुआ है डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। भारत के संदर्भ में तो आप कह नहीं सकते किस टाइप से इतिहास है, क्योंकि हम लोग के जो इतिहास में हर टाइम में चेंज और कंटिन्यूटी बना हुआ है, और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता है और कल्चर है, और बने ही रहा हुआ है, कभी कम हुए हैं कभी ज्यादा हुए हैं। लेकिन हमारे जो पढ़ने के लिए हम ऐसे बना देते हैं मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जबकि अगर मेरे को पर्सनल ओपिनियन दिया जाए, या फिर आप जब थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ऐसे तो ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन फिर आपको लगेगा कि नहीं, एक पॉइंट आएगा। उसके बाद क्या है कि हम लोग को इसको बहुत सारे हिस्टोरियन भी बोल रहे हैं, इसको अर्ली इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है, अर्ली इंडिया बोलते हैं। और उसके बाद आधुनिक इंडिया, ठीक है ना, आधुनिक भारत, ठीक है। तो आधुनिक और अर्ली का जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो आधुनिक, ये आधुनिक किसके लिए? आधुनिक मूल्यों के कारण। जैसे कि हम लोग को पता है इक्वालिटी, ठीक है ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का ये धारणा। और उससे पहले क्या है कि नहीं था। जो 1950 से पहले हम लोग बोले जाए, तो 1950 के बाद जब संविधान को लिखते हैं, तो उसके बाद हम लोग ये जो आधुनिक विचार को लेके आते हैं, ठीक है। उससे पहले आपका जो चलता था वो क्या है, एक तरह से बोला जाए तो वो होता है, अगर प्राचीन यूरोप या फिर जो दुनिया के बारे में बताया जाए, या फिर जो मेडिवल टाइम है, ठीक है ना, यही पे ही पूरा कंट्रोवर्सी और पूरा इतिहास का गेम चलता है, ठीक है ना। वो पॉलिटिक्स की बात है, उसको नहीं बताते, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या है कि पूरा कंट्रोवर्सी अभी पूरा पॉलिटिक्स का देख लोगे, जो राजनीति में जो बातें होती है उसमें बातें होती है प्राचीन भारत या फिर मध्यकालीन भारत। किसी को लगता है कि जो उनका स्वर्णिम काल प्राचीन काल में है, किसी को लगता है कि उसका जो स्वर्णिम काल मध्यकालीन एज में रहता है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे, जानेंगे। और आज 25 क्वेश्चन में आपको जो मध्यकालीन जो भारत जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके जो अर्ली अर्ली मध्यकाल है, जो 7th एडी से स्टार्ट होता है और 12 एडी तक, उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सा साम्राज्य रहेगा और कौन कौन सा साम्राज्य था और किस तरीके से व्यवस्था था। तो स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो हम लोग को बताना है कि जो शासक हैं, ठीक है ना, बहुत सारे शासक आए हुए हैं, उनका क्रमबद्ध, ठीक है ना, आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। एक है अशोक, जिसको हम लोग पढ़े। उसके बाद दूसरा है विक्रमादित्य, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है गुर्जार प्रतिहारा। तो उसको बताना है कि कौन सा राजा पहले आया है। तो हमको पता है कि राजतंत्र में जो राजा बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख किरदार होते थे। और जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य काल में कौन आए? अशोक आए। और दूसरा जो आए हैं जिसको बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने शक जो साम्राज्य को हराए रहते हैं, ये पढ़े थे। तो उसके बाद आते हैं तृतीय। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद गुप्त काल जब खत्म हो जाता है, उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन आते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए हर्षवर्धन आते हैं। और हर्षवर्धन का भी कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे मैं इसमें कराया हूं। उसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं? गुर्जार प्रतिहारा। और जो गुर्जार प्रतिहारा है, वहां से हम लोग का मध्यकालीन इतिहास को हम लोग देखते हैं, क्योंकि तीन जो बड़े किंगडम है, ठीक है ना, मध्यकालीन इतिहास में, जब गुप्ता खत्म हो जाता है, साम्राज्य खत्म हो जाता है, गुप्ता साम्राज्य खत्म हो जाता है, उसके बाद ये तीन जो छोटे वंश बनते हैं, राजवंश बनते हैं। एक है प्रतिहारा, दूसरा जो है वो है पाला पाल वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट, ठीक है ना। ये आपको पता रहना चाहिए कि तीन साम्राज्य ऊपर बनते हैं, नीचे में आपके जो रहते हैं वो जो चालुक्य, पल्लवा और आपका पांड्यन चोला रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे में आपको देखेंगे साउथ में कौन रहेंगे? चोला रहेंगे, पांड्या रहेंगे, चालुक्य रहेंगे और पल्लवा रहेंगे। तो आपको ये चारों पता रहना चाहिए। हाँ, कि ये नीचे में कौन राज करते रहते हैं। ये किस टाइम का बात कर रहे हैं हम लोग?
जब मध्यकालीन, मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन मतलब क्या है कि 7th एडी के आसपास से हम लोग, ऐसे कोई डिफरेंशिएटेड पॉइंट नहीं है, 7th एडी से लेके जो 12th एडी के बीच में है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चोला साम्राज्य बहुत जबरदस्त इम्पेरियल चोला बन जाएगा, चोला का साम्राज्य बना देगा। और दक्षिण ही नहीं, वो तो उत्तर के भी जो गंग एरिया को थोड़ा सा जीतता है और पूरा साउथ ईस्ट एशिया में जीतता है, तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो हम जो देखेंगे, तो सबसे पहला जो उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, अशोक पहले आता है मौर्य काल का, फिर विक्रमादित्य गुप्त काल का, फिर हर्षवर्धन आता है गुप्त काल के खत्म होने के बाद, उसके बाद गुर्जार प्रतिहार आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो बोल रहे हैं, जब हर्षवर्धन ऊपर में थे, ठीक है, जब नॉर्थ में हर्षवर्धन शासन कर रहे थे, तो साउथ में कौन कौन से शासक थे। तो एक है पुलकेशन द्वितीय, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं। दूसरा है महेंद्र वर्मन, पढ़े हैं लास्ट क्लास में। उसके नरसिंह वर्मन कौन से थे, तो आपको बताना है कौन से थे। तो आपको पता चलेगा कि, तो नीचे में क्या है कि पल्लव वंश थे और चालुक्य थे, चालुक्य थे। तो आपके कौन हो जाएंगे, हाँ पुलकेशन भी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन भी हो जाएगा और नरसिंह वर्मन भी हो जाएगा। तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न ये देखते हैं कि जो इस काल में जो बाहर से जो चीनी यात्री आते हैं, ठीक है ना, उसका क्रम क्या है। ठीक है, एक है फाहयान, दूसरा है वेनसोंग, तीसरा है स्टिंग। आपको बताना है कि प्राचीन जो भारत की यात्रा करते हैं और मध्यकाल इतिहास भी है, ठीक है ना, तो मध्यकाल के जो अर्ली पार्ट में, तो वो कौन कौन से हैं। तो जो आपका जो वेनसोंग है वो हर्षवर्धन के टाइम आते हैं, हर्ष के टाइम आते हैं, हर्षवर्धन काल में आते हैं, हर्ष के लिए। और फाहयान है, ये क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के, मतलब विक्रमादित्य या फिर गुप्त साम्राज्य के काल में आते हैं। तो आपका हो जाएगा ठीक। और स्टिंगुस 9th सेंचुरी बाद में आते हैं ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला कौन आएंगे, वेनसोंग आएंगे, फाहयान आएगा, फिर वेनसोंग आएगा, उसके बाद स्टिंग आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हर्षवर्धन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हर्षवर्धन ही जो लास्ट रूलर रहता है, जो एंशिएंट इंडिया को हम लोग अगर बोलेंगे, तो लास्ट रूलर जो उत्तर भारत में जो प्रतापी रूलर रहता है, जो रूल करता है, वो हर्षवर्धन रहता है। तो उसके आसपास में एक क्वेश्चन है कि बाणभट्ट एक व्यक्ति है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ की रचयिता किए हैं, यानी कि कौन सा साहित्य को वो लिखा है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षचरित्र, नागानंदा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित्र को लिखा है, यानी कि हर्ष के जो बायोग्राफी को लिखा है, हर्ष के कार्यकाल में क्या क्या किया, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में। और जो बाकी तीन है, जो कौन है, दर्शिका, रत्नावली और नागानंदा, कहा जाता है इसको कौन लिखा है, हर्ष ने खुद लिखा है, हर्ष लिखा है हर्ष ने। तो आपका जो हर्षवर्धन है वो खुद लिखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित्र लिखा है, और बाकी तीनों को कौन लिखा है, हर्ष स्वयं ने लिखा है। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में, ईस्वी में अनेक भाषाओं का विकास हुआ, उसके संबंध में सही विचार क्या है। जैसे बंगाली, असमीय, मैथिली, उड़िया, हिंदी जो पुराना हिंदी है, ठीक है, जो ये तो हिंदी तो 20th सेंचुरी में एकदम, अभी जो हम लोग जानते हैं वो 20वीं सदी की हिंदी है, ठीक है ना, जो आधुनिक हिंदी है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो पुराना जो हिंदी है, जो प्रकृत जो भाषा है उससे जो बने रहता है, ठीक है, उसका विकास होने लगा था, बिल्कुल। दूसरा, जैन के प्राकृत रचनाओं से, ठीक है ना, वहां से क्या होगा था, गुजराती और राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। बिल्कुल, हमको पता है कि जो बुद्ध जी हैं, ठीक है, वो कौन से भाषा में प्रचार करते हैं अपना उपदेश, पाली भाषा में, और जो जैन जी हैं वो कौन से, प्राकृत भाषा में। तो अब जो प्राकृत भाषा जो यहाँ से लेके गए थे उससे गुजराती और राजस्थानी बनता है, और जो बाकी जो है ऊपर में जो है अलग अलग क्षेत्रीय भाषा का विकसित होता है। तो कौन कौन सा कथन सही है, तो इसमें से दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं,
जो 7वीं सदी के आसपास में जो दक्षिण भारत में जो विकास होता है भाषाओं का, वो कौन कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन सा है। पहला है तमिल को इस अवधि में सबसे प्राचीनतम भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। हाँ बिल्कुल, तमिल को सबसे प्राचीनतम। उसके बाद कन्नड़, कन्नड़। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस टाइम में तेलुगु और मलयालम जो भाषा है वो डेवलप्ड हो चुका था, डेवलप्ड हो चुका था। नहीं भाई, डेवलप्ड पूरा नहीं हुआ था और बन रहा था। तो आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जो पोस्ट गुप्त है, गुप्त काल के बाद, ठीक है ना, उसमें हिंदू धार्मिक प्रथा में क्या परिवर्तन आते हैं? तो अब क्या होते हैं कि हिंदू धार्मिक प्रथा में भी क्या हो जाते हैं कि जो देवी देवताएं हैं उनका भी पदक्रम निर्धारित कर दिया जाता है, के अनुसार पदक्रम प्रणाली की व्यवस्था निर्धारित किया जाता है। दूसरा, जो पंचदेव, पंचदेव का कॉन्सेप्ट लेके आता है इसमें, ठीक है ना, जिसमें होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है ना, गणपति, शक्ति और शिवा। ठीक है, तो ये होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो जब गुप्त काल खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, गुप्त काल के बाद अगर देखा जाए तो जब गुप्त काल, जहाँ गुप्त काल जब खत्म होता है, देखते हैं गुप्त काल में हमको स्वर्णिम काल बोला जाता है। तो गुप्त काल ये होता है, यहाँ पे भारत में गुप्त काल है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, किसके साथ हम लोग, यहाँ पे है कौन, रोमन, रोम, ठीक है ना, जो यूरोप के आस में है। ठीक है, इसके साथ अच्छे से संबंध रहते हैं। और ये यहाँ पे चाइना है, चीन है। ठीक है, तो उतना टाइम क्या होता है कि भारत और रोम के बीच क्या होता है, बहुत बेहतरीन व्यापार संबंध होता है। और इस व्यापार संबंध के कारण ही जो शक और कुषाण जो होते हैं वो पूरा सिल्क रूट को कंट्रोल करते हैं। तो उसी कारण क्या है कि भारत में ये लोग बहुत ज्यादा सिक्के को चलाते हैं, पैसा लेके आते हैं। तो जब आपका इकोनॉमिक्स अच्छा चलते रहता है उसके बाद सोसाइटी में बहुत सारे चीजें परिवर्तन होती है। लेकिन जैसे ही ये होता है कि जब 7th सेंचुरी आ जाता है तो ये जगह है, जो जगह है बीच का, जो जगह है उसमें क्या होता है कि बीच का जो जगह है यहाँ पे जो कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, किसका हो जाता है, अरब का हो जाता है, अरब का हो जाता है, अरब। ठीक है, जब अरब का हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड में कमी पड़ जाता है, क्योंकि अरब बीच में टैक्स लेंगे। अब टैक्स लेंगे तो चीजें महंगा हो जाएगी। और क्या बोलते हैं, आपका ट्रेड जो भारत और रोमन के, यूरोप के बीच कम हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है ना, गुप्त काल में गिरना शुरू हो जाता है। जब अर्थव्यवस्था गिरना शुरू हो जाता है तो हम लोग ने पढ़ा था कि जो सातवाहन है, ठीक है ना, जो पहली बार जो स्टार्ट कर देते हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपके जो आर्मी है उसको उसको पालन करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, पैसा की जगह आप क्या देना शुरू कर देते हो, क्या दान में क्या देना शुरू करते हो, जमीन देना शुरू कर देते हो। ठीक है ना, जमीन देना शुरू कर देते हैं। और जब दान में हम लोग जमीन देना शुरू कर देते हैं, किसको, ब्राह्मण लोगों को दे रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग को दे रहे हैं। ठीक है, और बाद में सैनिकों लोगों को भी दे रहे हैं, उसके बाद राजाओं को भी दे रहे हैं। तो फिर एक, अब जब आपका अर्थव्यवस्था नहीं चल रहा है तो एक नया व्यवस्था डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सामंतवाद, सामंत व्यवस्था स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसका जो कारण क्या है कि आपका आर्थिक गतिविधियां कम होंगे तो सामंत व्यवस्था स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और सामंत में क्या होता है कि अब क्या हो गया, अब ने आपने माना कि इसको किसी बुद्धिस्ट को दिया, मॉन्क को या फिर ब्राह्मण को दिया, तो अब क्या वो खुद यहाँ पे वो करेगा, क्या क्या बोलते हैं, कमाएगा क्या, नहीं, ये किसको देगा, किसी किसान को देगा। तो वो जो किसान हो गया उसको दे देते हैं। तो फिर एक सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जिसका जमीन है वही वहां पे कार्य करे। तो यहाँ पे एक दृष्टि क्या हो जाता है, फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक जमींदारी व्यवस्था टाइप का हो गया, या फिर एक फ्यूडल लॉर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक राजा आ गया, तो छोटा छोटा राजा बड़े राजा को फिर आपको वो देते थे। ठीक है, कि हाँ हम दोनों एग्रीमेंट कर देते थे, जिसको सामंतवाद करते हैं। तो एक जो है सम्राट बन जाता है, चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, हम लोग देखें तो इस टाइप से जो चीजें चलता है। तो मेन क्या है कि गुप्त काल और रोमन काल के बीच में क्या आ जाते हैं, यहाँ पे अरब आ जाते हैं। तो फिर क्या है कि पूरा व्यवस्था भारत का पूरा परिवर्तन हो जाता है। और यही जो पूरा कहानी कैसे करके चेंज होता है वो मध्यकालीन इतिहास में आपको समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको आएगा, काम आएगा, क्योंकि हर चीज जगह पे दिखेगा। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे दिख रहा है कि जब चीजें इस टाइप से आपका अर्थव्यवस्था कम हो रहा है तो क्या हो जाता है कि आपके जो
जो राज्य में क्या होता है कि वर्ण व्यवस्था जो था वो अलग अलग और सब जाति में परिवर्तन हो जाता है। और क्या है कि बहुत सारे जो वन जो ट्राइबल एरिया है वहां पे भी धर्म का चले जाते हैं, हिंदू धर्म पहुंच जाते हैं, ब्राह्मण पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां के भी जो लोकल जो छोटे छोटे जो जनजातीय देवता है उसको भी हम लोग भगवान का रूप देते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे भी जो देवी देवताओं में भी क्या हो जाता है, एक बंटवारा हो जाता है टाइप का, ठीक है ना। उसी कारण ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के साथ आपका अलग अलग चीजों को पूजा करते हैं। तो हमको अलग अलग स्टेयर दिखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। पंचभूत का हम लोग अवधारणा आते हैं, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो है कि जो भारत के जो रोमन साम्राज्य और भारतीय साम्राज्य में जो समानताएं थी, क्यों समानताएं क्यों थी, क्योंकि दोनों के बीच कनेक्शन है, व्यापारिक कनेक्शन है, तो समानताएं भी है। उसके बाद जैसे टूटेगा तो उसमें परिवर्तन भी आएगा, तो उसके बारे में बताया है कि दोनों समाजों में क्या है कि शिल्पकारी और वाणिज्य गतिविधियों में गिरावट हुई। हाँ बिल्कुल गिरावट हुई, जब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो रहा है दोनों साइड से, और बीच में क्या है कि मात्र ट्रेडर्स हैं। अरब लोग क्या है, ट्रेडर्स हैं, कुछ वैल्यू एडिशन थोड़ा ना कर रहे हैं, नहीं एडिशन कर रहे हैं। वो लोग जो 2 रुपए का 4 रुपए कर रहे हैं, ठीक है ना, बीच में 2 रुपए का दो कर रहे हैं, मुनाफा कर रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक जो रियल जीडीपी का जो है शिल्प और वाणिज्य में कमी हो जाता है। तो क्या है, सही है दूसरा। दो समाजों में भूदान की प्रथा स्टार्ट हो जाती है। वही हम लोग बताए कि जो सामंतवाद हमारे यहाँ होती है उसमें जो वहां पे होता है उसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है, उसमें लॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों आपका क्या होगा, दोनों में समानताएं हैं। अब दोनों में अंतर क्या होते हैं ये देखते हैं। दोनों में अंतर क्या हो जाता है, दोनों व्यवस्था में तो, क्या होता है रोम का और भारत के में। अब क्या है कि रोम के समाज में जो समाज का जो उत्पादन के लिए, ठीक है ना, वो लोग ने समाज को अलग अलग भाग में नहीं बांटा। उसने क्या कर दिया कि जो दास बना दिए, जो जो छोटे जो लोग थे या फिर जिसका जमीन था और जो इतना पावरफुल नहीं थे, उनको डायरेक्ट क्या है, चर्च चर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। आपको पता चलेगा जब यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पे दास प्रथा स्टार्ट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, और वो दास प्रथा हो गया। और भारत में लेकिन वैसे अलग है, भारत में क्या है कि वर्ण व्यवस्था था, तो दास की जगह क्या हो गया, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो शूद्र है उसके ऊपर भार ज्यादा पड़ गया, ठीक है, भार ज्यादा पड़ गया। ये डिफरेंस हो गया था। हाँ बिल्कुल ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, किसानों को सुरक्षा के लिए अपनी भूमि को दान देना पड़ता था, जो लॉर्ड को, ठीक है ना। वहां पे जो सर्फडम का कॉन्सेप्ट आएगा, सामंतवाद अगर वहां का पढ़ोगे तो वहां पे लॉर्ड होते थे, बहुत सारे लॉर्ड्स होते थे। जैसे कि हम लोग जब यूरोप का जब इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, तब अंग्रेज लोग आएंगे तो उन लोग के सामने लॉर्ड्स लगा रहते थे, लॉर्ड्स विलियम बेंटिंगटन, ठीक है ना। ये लोग क्या है, ये लोग पूरा वहां पे जमीन को जो कब्जा करके रखे रहते थे। और क्योंकि उतना टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं रहा था, तो जिसके पास जितना जमीन वही उतना पावरफुल रहता था। तो वहां पे जबरदस्ती वहां पे मजबूर किया जाता था कि आपका, वैसे भारत का नहीं था। भारत में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, कैसे कैसे, सामंतों का, बड़े सामंत और छोटे सामंत का एग्रीमेंट होता है। यानी कि छोटे सामंत छोटा राजा, बड़े सामंत बड़े राजा, जिसको चक्रवर्ती राजा बनते हैं, ठीक है ना, वो चीज होता है। तो फिर ये दोनों डिफरेंसेस क्या है, सही है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं कि सैन्य, हाँ जो जो बताया, ये क्वेश्चन बताया कि जो परिवर्तन हुआ क्या है कि सर्फडम सामंतवाद के किसान, ठीक है ना, वो भूमि में जो प्रभुत्व को जोड़ा गया। और वहां पे क्या हुआ, अब विकेंद्रीकरण हुआ, सामंत का विकेंद्रीकरण भारत में हुआ, किस कारण, वर्ण व्यवस्था और सामंत के कारण, ठीक है ना। तो प्रशासन में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपका सामंत व्यवस्था हो जाता है, समाज में हम लोग का क्या होता है, वर्ण व्यवस्था और जटिल हो जाता है, ठीक है, बस यही अंतर होता है। तो ये डिस्टिंग्विश फीचर है यूरोप और भारत के बारे में। और क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो मध्यकालीन इतिहास में हो गया तो हो गया, आज भी आप देखेंगे तो सामंतवाद क्या है, अब टेक्नोलॉजी के रूप में हो गया है। टेक्नो फ्यूडलिज्म बोलते हैं जिसको आजकल, अगर अच्छा से आप देखोगे। फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है कि सामंत का मतलब कि जिसका जमीन उसका है, लेकिन जमीन में काम करने वाला कोई दूसरा होगा। आज देखो टेक्नोलॉजी के थ्रू ओला को चलाने वाले के पास क्या नहीं है, कार ही नहीं है, ठीक है। फेसबुक को चलाने वाले के पास कंटेंट ही नहीं है, गूगल को चलाने वाले के पास नॉलेज वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, फिर भी वो चला रहे हैं। तो एक तरह से एक फ्यूडल सिस्टम ही तो है ना। तो ये बता रहे हैं, तो ऐसे होता है। और इसका सिग्निफिकेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसका सिग्निफिकेंट अर्थव्यवस्था में नहीं, उसका सिग्निफिकेंट आपको समाज में भी दिखना शुरू हो जा रहा है।
जैसे कि मुस्लिम लोग को क्या बोलते हैं, अब जब समाज में भी क्या हो गया, धर्म का ज्यादा जो जो रूप आना शुरू हो जाता है, अलग अलग स्वरूप में भले आ रहा है, उसका स्वरूप परिवर्तन हो गया है, लेकिन आ रहा है। जैसे कि भारत में अगर देखोगे तो आपका हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाओगे तो अलग राष्ट्र, बांग्लादेश का अलग एकदम जो सांस्कृतिक जो वो में आ रहा है। तो समाज में परिवर्तन आपको दिख रहा है, और इसी कारण जितना भी इवेंट हो रहा है आपको दिख रहा है। और मध्यकाल का इतिहास को अच्छा से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उसका तार सब यहाँ पे ही लिख रखे। पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, राजनीति कुछ नहीं है, इतिहास का यूज ही पॉलिटिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब देखो उतना टाइम में जब इस्लाम का अचानक उदय क्यों हो रहा है, ये भी तो पता रहना चाहिए कि आराम अचानक अरब पूरा जो वर्ल्ड है अचानक बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों होते जा रहा है, और उसका जो कारण रहता है इसमें बताएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो वो है कि वहां पे एक जो लर्निंग का हाउस ऑफ लर्निंग, हाउस ऑफ विजडम, ठीक है ना, एक बनाया जाता है। तो बताते हैं, बताना है कि कौन बनाता है और वहां पे किस लिए होता है। तो ये जो हाउस ऑफ विजडम है कहाँ पे है, अभी जो बगदाद है, अभी तो बगदाद अभी मिस इनफेमस है अभी के लिए, अभी का नहीं, जो पुराने टाइम का। वहां पे क्या है, जो अरब जब 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 ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा पैसा आता है, जब ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, तो वो लोग भी पढ़ने का जो एक इंपॉर्टेंट केंद्र था, वहां पे ग्रीक, भारतीय और अन्य सभ्यताओं को जानने के लिए पूरे पूरे दुनिया के सब इंटेलेक्चुअल को बुलाते हैं। जैसे कि आज यूएई में चले जाओ, पूरा दुनिया के जो बेस्ट टैलेंट को बुलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैसा है, ट्रेड का सेंटर है अभी यूएई। ठीक है ना, भारत यूरोप का ट्रेड है, इसी कारण हम लोग आई मैक भी बना रहे हैं। तो ये देखो, तो उतना टाइम भी बगदाद एकदम सेंटर में था, तो वहां पे अलग अलग सभ्यता को ज्ञान के लिए जानते थे। और यही कारण है कि जो यूरोप है वो बहुत कुछ सीख पाया भारत के टेक्नोलॉजी से, जो सिल्क रूट से जब जानते हैं, जो कागज की खोज हो गया, सिल्क की खोज चाइना से जा रहा है, भारत से क्या जा रहा है, जीरो। जीरो क्या है, भारत से ही तो गया है। और दशमलव सिस्टम भारत से अरब अरब जाता है, अरब क्या है, यूरोप को लेके जाता है, और उसके बाद मैथमेटिक्स का वहां पे डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, भारत से ही तो स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स का, वैसे ज्योतिषी का भी वैसे ही स्टार्ट होता है। वैसे चाइना से उधर उन लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो क्या होता है, जो बगदाद है वो सेंटर पड़ जाता है, यूरोप सेंटर हो जाता है लर्निंग का। और जहां पे जो सेंटर होगा ट्रेड और एजुकेशन का, वो तो पूरा जबरदस्त फैलेगा ना। इसी कारण है कि 7वीं सेंचुरी में इस्लाम का जबरदस्त उदय होता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, क्या इसमें ओनली केवल धार्मिक ग्रंथों पर केंद्रित था, नहीं। भले ही वहां का जो सोसाइटी ऑर्थोडॉक्सी था, लेकिन ओपन करके रखे थे इनिशियल फेज में। जो अभी का तो आपको पता है क्या हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन केवल एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, सभी के लिए ओपन था। दूसरा, मध्यकाल में जो चीन के जो आविष्कार हुआ, जो अरब नहीं यूरोप तक पहुंचा है, वो कौन कौन सा था, कंपास, ठीक है ना, पेपर, प्रिंटिंग, हाँ प्रिंटिंग, गन पाउडर, जो है ट्रेवल किया यूरोप में। ठीक है ना, यूरोप, ठीक है, पूरे दुनिया, अरब वर्ल्ड से पूरे यूरोप तक पहुंचा। कौन कौन सा, कंपास बोल रहे हैं, हाँ कंपास, कागज चाइना से, मुद्रण और बारूद जैसे जो चीजें हैं सब अरब वर्ल्ड में गए, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, मार्को पोलो एक जो है ट्रेवल करने के लिए आया था, भारत भी आया था और चाइना भी गया था, ये सीखने के लिए कि वहां पे जो है कौन कौन सा इन्वेंशन हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज, हाँ बिल्कुल, यही लोग जाके देते थे। और भारत को इंटरेस्ट क्यों जाएगा पूरा यूरोप का, फिर जब आधुनिक काल देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि पूरा यूरोपियन सब भारत आना चाहते हैं। क्योंकि ये जो मार्को पोलो है, बहुत सारे जो आए यहाँ पे देखे और लेके गए, अरे यहाँ पे तो अलग ही कल्चर है, यहाँ पे तो नया चीज हो रहा है, वो फिर वहां पे लेके जाते हैं, तो फिर वो लोग का इंटरेस्ट बनता है। ठीक है ना, फिर वो लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं, और ट्रेड के साथ साथ कब ट्रेड पॉलिटिक्स को कन्वर्ट करता है किसी को पता नहीं चलता। ठीक है ना, ठीक है, इसका एक्सीलेंट एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिया के आसपास में, ये श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। चाइना किस हिसाब से ट्रेड करता है, ट्रेड के कारण आपका पॉलिटिक्स में कब इंटरफेयर करता है पता नहीं चलता। तो वैसे क्या है कि पूरा इतिहास में ही ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये लोग जो, हाँ ये लेके गए, इसको बताने की बात कर रहा है। अरब है वो लोग ट्रांसलेट करते हैं, अरब लोग ट्रांसलेट करते हैं सूर्य संहिता, ठीक है ना, और सूर्य संहिता, और ये क्या है कि ज्योतिषी विद्या और एस्ट्रोलॉजी वाले हैं। ठीक है ना, दूसरा कलीला व दीमना, जिसको अरब में बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंचतंत्र, जो विष्णुगुप्त का लिखा हुआ है उसको ये बोलता है ये। ठीक है ना, भारतीय ग्रंथों का अरब ने अनुवाद किया, बिल्कुल अनुवाद किया, उसके बाद पूरा यूरोप तक पहुंचा है। दूसरा, हम लोग का जो नंबर सिस्टम है, ठीक है ना, भारतीय अंक प्रणाली,
जो जीरो का जिसमें था 0+1 2 3 4, जिसके कारण पूरा मैथ्स और सब बीजक गणित वगैरह जो भारत का बना, वो कहाँ गया? यूरोप गया। हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक, अगला देखते हैं, वो देखते हैं कि अब क्या होता है यहाँ पे। दो इंपॉर्टेंट चीज होता है भारत में उसके बाद क्या होता है 7th सेंचुरी में। दो चीज होता है 7th सेंचुरी के बाद में, आसपास में। एक तो क्या है कि जो भारत में जो बुद्धिज्म भारत में कम होता है, लेकिन पूरा जो ईस्ट एशिया है वहां पे फैलता है। ठीक है, बाहर भारत से बाहर जो चीन हो गया, तिब्बत हो गया, वहां पे फैलता है। तो क्या कि जब भारत बौद्ध धर्म का पतन हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में फला फूला। और एक जो पिकुलर वो चीज है कि जैसे हम लोग में बहुत सारे हिंदू देवताओं में बुद्धिस्ट देवताओं को हम लोग ने जोड़ दिया है, ठीक है ना, भारत में। वही चीज अब जाओगे साउथ ईस्ट एशिया में, तो कहा जाता है कि जितने भी देवता हैं जो हम लोग यहाँ पे हिंदू देवता के रूप में फॉलो करते हैं, वहां पे बुद्ध देवता के रूप में फॉलो होता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये जो बहुत सारा है, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे टेम्पल वहां पे बनाए, बुद्धिस्ट मॉन्क और टेम्पल बनाए। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट जो टाइम है शैलेंद्र का, जो है ना इंडोनेशिया में, शैलेंद्र का साम्राज्य को स्वर्णिम काल वहां पे भी मानते हैं इंडोनेशिया में। ठीक है, तो वो बुद्धिज्म फला फूला बाहर। ठीक है, और भारत में क्या हो गया, भारत में जो हिंदू धर्म है वो ज्यादा और मजबूत हो गया। दो चीज के कारण, एक तो इस्लाम आया है तो उसके कारण भी हो गया, और दूसरा क्या है कि जो बुद्धिज्म है वहां पे भी दो सेक्ट में टूट गया। ठीक है, तो ये चीज है। अब आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, मध्यकालीन जो पढ़ रहे हैं उसका प्रारंभिक भाग, जिसको 7th AD से लेके हम लोग 12th AD तक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बोल रहे हैं कि 7th AD से 10th AD तक। अब भारत के जो ऊपर वाले जो एरिया है, नॉर्थ वाले एरिया है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ एरिया में कौन कौन से साम्राज्य सबसे लंबे, नहीं पूरे यहाँ 7th से लेके 10th सेंचुरी तक, 10 AD तक, ठीक है, 7th, इसमें से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में था। ठीक है, तो अगर पूरा देखा जाए तो चोला साम्राज्य तो 12th सेंचुरी तक बढ़ता है, लेकिन हम लोग को बोल दिया गया क्वेश्चन में 10th AD, मतलब क्या बोलते हैं, 1000 सन 1000 तक। ठीक है ना, 750 से सन 1000 तक। तो कौन सा, तो पाला, बिल्कुल पाला जो है आपका कहाँ पे रहता है, पाला आपका रहता है बंगाल पे, पाला रहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन रहता है, गुजर पतिहारा यहाँ पे रहते हैं, और तीसरा कौन रहते हैं, राष्ट्रकूटा रहते हैं। तो कौन सा सबसे लंबा टाइम तक मध्यकाल में यहाँ पे था, तो राष्ट्रकूटा रहता है। ठीक है ना, राष्ट्रकूटा रहता है, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूटा। उसके बाद अगला देखते हैं कि किस अरब व्यापारी ने 9वीं सदी में मध्य में पाल वंश के बारे में लिखा। अब कौन से जो व्यापारी है, अरब व्यापारी है जो, या फिर अरब है, उसने लिखा, अल मसूदी, इब्न बतूता, सुलेमान और अल बिरोनी, किसने लिखा। ठीक है ना, ये इब्न बतूता, मार्को पोलो, ठीक है ना। उसके बाद आपके सुनते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये लोग इंडिया विजिट किए थे और यहाँ पे बहुत सारे चीज को लिख के गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा सुलेमान है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिम में जो पाला शासक है, ठीक है ना, पश्चिम में जो मध्य काल में जो पाला शासक है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है, सही कथन क्या है। ठीक है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। ठीक है ना, मतलब फिर से रिनोवेशन कराया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का उन्होंने स्थापना किया, धर्मपाला ने। एक धर्मपाला क्या है, पाला वंश का एक राजा है। तीसरा, पाला वंश ने दक्षिण एशिया के शैलेंद्र राजा के साथ सांस्कृतिक संबंध था। ठीक है, अब हाँ, ये पाला जो है, जो पाल जो शासक हैं, ये बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बुद्धिज्म को। ठीक है ना, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया, साथ ही विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की। और हाँ, इसका जो रिलेशन है पूरा यहाँ पे सेंट्रल एशिया से है। अब आपको बताना है कि ये जो सेंट्रल एशिया से जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, ये कौन सा बंदरगाह है, जो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़े हैं, कौन सा बंदरगाह है, उसका नाम बताइएगा, कमेंट में आप लिखिएगा कौन सा बंदरगाह था। ठीक है ना, जहां से हम लोग क्या बोलते हैं,
शैलेंद्र का शासन मतलब जो इंडोनेशिया, जावा वाली, सुमात्रा वाला, ठीक है ना, मलाया पेनिनसुला जो अभी है, ठीक है ना, वहां तक था, शासन था। तो सांस्कृतिक शासन था, हाँ बिल्कुल तीनों सही है। और इन्हीं के टाइम में जो है तिब्बतन बुद्धिज्म ने भारत से आपको क्या किए, बुद्धिज्म को वापस लेके गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताना है, सही बताना है, सही बताना है, क्या सही है बताना है। राष्ट्रकूटों ने वैंकी के चालुक्य, वैंकी में चालुक्य शासन थे, ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कांची के पल्लवों और मदुरै के पांडे से युद्ध किया, आपको बताना है, चालुक्य राष्ट्रकूट ने किया। अब जब राष्ट्रकूट की बात करते हैं, राष्ट्रकूट कहाँ पे है, राष्ट्रकूट यहाँ पे आपका शासन कर रहा है, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश के नीचे या फिर जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के ऊपर वाला और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में। तो उन्होंने चालुक्य से, हाँ भैया पहले तो चालुक्य थे यहाँ पे, पल्लव से और पांड्य से, हाँ वो तीनों से लड़ाई किए हैं, पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो जो स्टेटमेंट बोल रहा है, अमोघ वर्ष जो है वो प्रथम कन्नड़ काव्य की पुस्तक लिखे, ठीक है ना, इनको कहा जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि अमोघ वंश प्रथम कन्नड़ के काव्य लिखे, ठीक है ना, ये हाँ बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये है कि जो एलोरा गुफा है, आपको पता चल जाएगा ये यूनेस्को साइट है, यूनेस्को के साइट भी है एलोरा गुफा, और आपको औरंगाबाद सिटी में मध्य महाराष्ट्र में मिल भी जाएगा, ठीक है ना। उसका जो शैल चित्र जो कैलासा मंदिर है, ठीक है ना, उसका निर्माण 9वीं शताब्दी में इनमें से कौन से राजा और वंश ने किया। पहला है प्रतिहार भोज, ये इंपॉर्टेंट है प्रतिहार, ठीक है ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाले, वो प्रतिहारा, ठीक है ना, प्रतिहारा वंश के, ठीक। दूसरा पाला वंश के धर्मपाला, जैसे अभी हम लोग पढ़े, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया। तीसरा राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम, या फिर चौथा चोल वंश के राजराज प्रथम, ठीक है ना। ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, आपको याद रखना है, और कौन से डायनेस्टी के हैं ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कैलाश मंदिर जो एलोरा है उसको किन्होंने निर्माण कराया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट जो कृष्ण प्रथम है उन्होंने निर्माण कराया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, उनके सैनिक जो ताकत है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना, क्या सही है। पहला, सबसे बड़ी संख्या में हाथियों जो है ना पाला राजाओं के द्वारा था बनाया गया था, सबसे ज्यादा हाथी को जो मेंटेन करते थे, सबसे ज्यादा द्वारा रखा गया था, कौन सा रखा गया था, हाथियों को सबसे बड़ी संख्या में पाला। दूसरा, प्रतिहार जो राजा है उनके पास सबसे बेहतरीन अश्व सेना थी, यानी कि घोड़े की सेना थी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रकूट के पास बहुत सारे क्या थे, फोर्ट्स थे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको लगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है ना, पढ़े तो नहीं है, तो अब कैसे करेंगे, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि हाँ ये भारत है भैया, ठीक है, भारत है, ठीक है, अब नीचे है पेनिसुला है। अब बोलेंगे कि अब जानते हैं मौर्य के टाइम में या फिर यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और पाल यहाँ पे शासन कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे देखो राष्ट्रकूट थे, और राष्ट्रकूट यहाँ अश्व कहाँ से लेके आते हैं, जो घोड़े कहाँ से लेके आते हैं, सेंट्रल एशिया के पास, हाँ इन्हीं के पास ज्यादा होगा। तीसरा जिसके पास फोर्ट ज्यादा होगा, हाँ भैया ये बहुत ज्यादा, कहाँ पे फोर्ट बनाएंगे, बाहर में, ठीक है ना, समुद्र के आसपास में ज्यादा रहेंगे, तो कौन से रहेंगे, आपका राष्ट्रकूट के पास रहेंगे, नीचे में पूरा फोर्ट ही फोर्ट है यहाँ। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे करके आप ज्योग्राफी को जान के आंसर कर सकते हैं इतिहास का क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो क्या बता रहा है कि जो उनका प्रशासनिक ढांचा था, किसका, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट का, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताना है। जो पाला वंश के जो प्रांत है उसको भुक्ति कहते हैं, ठीक है, और जिला को विषय कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं, ठीक है ना। आप अगर गुप्ता काल के बारे में पढ़ेंगे तो हाँ पता चलेगा कि हाँ प्रांत है, प्रांत को हम लोग तो भुक्ति बोलते हैं, उसके जिला है, जिला को हम लोग विषय बोलते हैं, विषयपति होता है, ठीक है ना। प्रतिहार वंश में
जो मंडल शब्द का यूज हुआ है, जब साउथ में जाएंगे तो मंडल शब्द का यूज होता है, जो प्रदेश के हो गया, जैसे चोला मंडलम, ठीक है ना, तो मंडल शब्द का नीचे हुआ है। राष्ट्रकूट में जो राष्ट्रकूट में जो है, राष्ट्र मतलब प्रांत हो गया, प्रांत हो गया, और विषय का मतलब होता है जिला होता है, बिल्कुल ये सब सही है। तो आपको एक प्रशासनिक इकाई के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये सभी के सभी सही है, ठीक है। तो 1 2 3 सब सही है। अगला प्रश्न ये बताना है कि चोल साम्राज्य, अब देखो चोल साम्राज्य भी है, बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, और मध्यकालीन इतिहास का एक एम्पेरल चोला है, ठीक है ना। जिस हिसाब से हम लोग का मौर्य मौर्य शासन थे, गुप्त शासन थे, वैसे ही चोल साम्राज्य भी बहुत जबरदस्त और बेहतरीन शासन थे। और ये ना ही अपने देश में, पूरा उनका इफेक्ट तो श्रीलंका से लेके पूरा कल्चरल इफेक्ट तो और बहुत जगह तक था, ठीक है ना, चोल साम्राज्य। तो ये बता रहे हैं कि पहला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, जो प्रारंभ में पल्लव के सामंत थे, पल्लव के सामंत थे, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन करता है चोल साम्राज्य का, फिर से जो लेटर चोल है ना, पहला एक बार चोल था, और एक दूसरा चोल को हम लोग इंपेरियल चोला बोलते हैं, ठीक है ना। ये चोला समृद्ध चोला है। दूसरा राजेंद्र प्रथम है, ठीक है ना, एक चोला साम्राज्य है। उन्होंने गंगा शासकों को पराजित करने के बाद गंगे कोड़ा चोला का उपाधि लिया, बिल्कुल लिया। उसके बाद एक मंदिर भी बनाया है, ठीक है ना, ठीक है, आपका साउथ में। उसके बाद उन्होंने एक नया सिटी की बनाया, ठीक है ना, कावेरी नदी के किनारे, गंगाई कोड़ा कोड़ाचलम, गंगे कोड़ाचलम बनाए, बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। और राजेंद्र चोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चोले साम्राज्य को बहुत ऊपर तक ले जाने में। तीसरा जो है चोला के बारे में बताना है, और चोला के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज पता चलता है हम लोग को, तो सही कथन बताना है इसमें कि वहां पे स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय स्वशासन था, ठीक है, एक सुदृढ़ प्रणाली थी, बहुत सारे कमेटी बने रहते थे। उस कमेटी का काम रहता था, क्या करना रहता था कि चीजों को देखना रहता था, और पानी आ रहा है कि नहीं, जल आ रहा है कि नहीं, सिंचाई हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज क्या है, गांव के कमेटी देखते थे, जो स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो अभी तक जैसे पंचायत है अभी। अब जो है कि जो जो क्लाइमेक्स होता है, ठीक है ना, मतलब क्या है कि जो चोल के साम्राज्य के टाइम में ही जो मंदिर बनाने की वस्तुकला एकदम पीक में पहुंचती है द्रविड़ आर्ट की, तो बिल्कुल बिल्कुल इनकी में टाइम पहुंचती है, क्यों और पहुंचती है। और कुछ चीज नया चीज जो हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं, विमाना दिखता है, मंडपम दिखता है, ठीक है ना। तो विमाना मंडपम के बारे में बात करेंगे बाद में, जब हम लोग द्रविड़ और नागरा स्टाइल की मंदिर की बात करेंगे तो, ठीक है ना, ये लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इस इन्हीं के टाइम में देवदासी सिस्टम था, ठीक है ना। देवदासी सिस्टम मतलब क्या कि महिलाओं को मंदिर की सेवाएं, अनुष्ठान और नृत्य के लिए समर्पित करना पड़ता है, ठीक है ना। और भरतनाट्यम जो डांस है, वो अभी तक सर्वाइव इसलिए कर पाया क्योंकि ये व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सब सही है, ठीक है ना। तो ऑल इज राइट। अगला प्रश्न है, ये है कि चोला ने जो मंदिर बनाया है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। चलो, तो उन्होंने जो राजा राज चोला ने, अभी जिसके बारे में बात किया, ठीक है ना, राजा राज पहला ने, उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ल स्टाइल में बनाई, ठीक है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विमान है, उसके बाद मंडपम है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, चोला ने अपने साथ देवी देवताओं के साथ, ठीक है ना, राजा रानी की मूर्तियां भी स्थापित की, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना। और यही कारण है कि साउथ में आप देखोगे ना, तो कल्चर में आपको भक्ति में बहुत दिखता है, ठीक है ना, हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण आपको हीरो वर्शिप अलग अलग दिख जाएगा, आपको मंदिर में दिख जाएंगे, पॉलिटिशियन भी ओपन हीरो बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक साइकोलॉजी है थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा है तीसरा है कि मंदिर बनाने के लिए धनराशि कभी कभी चोल शासक द्वारा पड़ोसी क्षेत्र को लूट कर प्राप्त की जाती थी, ठीक है ना, मंदिर बनाने के लिए, या फिर कभी कभी मंदिर बनाने बन जाता था, ठीक है ना। अब तो ये जो लूटपाट जो है वो मध्यकालीन जो व्यवस्था है, ठीक है ना, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास का एकदम इंग्रेडिएंट हिस्सा है। और जगह कहाँ पे लूटते हैं, कहीं कोई दूसरा मंदिर लूट रहा है, कोई दूसरा मंदिर लूट रहा है, ठीक है ना। और उसका जो पर्पस रहता था क्या है कि पैसा, उतना टाइम में भी जो है ना, मंदिर एक इंस्टीट्यूशन रहता है जो बैंक का काम करता था, ठीक है ना। तो इस कारण मंदिर तो लुटाते थे, ठीक है ना, प्लंडर होते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी मराठा लोगों ने कितना चीज को ले गया है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि उस लेंस से नहीं देखना है हमको,
इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं कि जो राजा रानी सामंत और धर्म ग्रंथ हो गया, ये सिस्टम, इससे बाहर निकलने के लिए हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग आधुनिक हो, आधुनिकता की तरफ जाएं। ठीक है ना। जो 1950 के बाद हम लोग ने एक आधुनिक भारत का निर्माण करने का सोचा है, तो चीजों को क्या है कि कल्चर के लिए आपको जागरूक रहना है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं हो जाना है कि हेट्रेट क्रिएट कर दें। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मध्यकालीन भारत के जो समाज में, ठीक है ना, सामाजिक सामंतवादी समाज में प्रभुत्व था जो, हाँ, ये जो स्टेटमेंट बोला था कि जिनको भूमि दिया गया, क्या वो उनमें उसका प्रभुत्व था, लेकिन वो उसमें कमाता नहीं था, जीविका के लिए वो उसमें निर्भर नहीं करता था। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है। दूसरा, किसानों को जबरन श्रम करना पड़ता था कभी कभी जगह पे, तो उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग को विष्टि कहते हैं, विष्टि कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा जो है, जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी, बिल्कुल जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। ठीक है ना, जाति की व्यवस्था बहुत ज्यादा, वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था आ गई थी। और उसमें क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहे हैं, जो अगर आप मध्यकालीन इतिहास देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है। तो इसके कारण, और उसी के कारण क्या हो गया था कि कुछ बहुत ज्यादा अपने आप को पावर मानने के चक्कर में तो थे रहते, तो भक्ति आंदोलन, एक रिफॉर्म मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। और रिफॉर्म मूवमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि रिलीजन का भी डेमोक्रेटाइजेशन इंडिया में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और एक बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो कि अलग पूरे दुनिया में कहीं पे ऐसा दिखता नहीं है। इसी कारण क्या है कि भारत का जो संस्कृति है वो अभी तक है। ठीक है ना, क्योंकि पूरा स्पेस मिलता है। ठीक है, जैसे आंदोलन करने का भी स्पेस मिलता है। ठीक है ना, आपको डिबेट, उपनिषद और वेदों का अपना देश है, तो वहां पे जिसके पास ज्यादा अच्छा आर्गुमेंट है, जो अलग कॉन्सेप्ट दे सकता है, उसका स्वागत किया जाता है। और इसी टाइम में ही जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो इसी टाइम में ही मध्यकालीन इतिहास के टाइम में ही हमारे जो शंकराचार्य का है, शंकराचार्य जी का पूरा उद्बोधन होता है, और वो पूरा एकत्रित करते हैं, और जो अभी जो हिंदू धर्म है उसको बहुत ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ने मध्यकालीन इतिहास का जो प्रारंभिक सेक्शन है खत्म किया। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मुगल वाला पार्ट पढ़ेंगे, दो कोर्स उसमें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और इस क्लास का जो पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया है कि आपके लिए नोट्स का काम करे। ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।